Hello friends, now we are going to talk about मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा से 184 ईसा पूर्व। मौर्य राजवंश के बारे में बात करें तो मौर्य राजवंश के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। साहित्य ब्राह्मण साहित्य ने पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त कृत नाटक, मुद्रा राक्षस, कथा सहित सागर एवं वृहत कथा मंजरी आदि से जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, टीका, बोधि महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो मौर्य साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दीपवंश और महावंश में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार एवं अशोक की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है। दीपवंश की रचना वचिशक ने की है। 10वीं शताब्दी में महावंश पर वंशस्थापक कशिन नामक टीका लिखी गई है जो मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालता है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख मिलता है। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से चाणक्य के षड्यंत्र पर प्रकाश पड़ता है। ढूंढीराज ने इस पर 9वीं शताब्दी में टीका लिखी है। सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तमिल साहित्य मामूलान्नार और पुरुनशूर की रचनाओं से भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख है जिसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में मौर्य काल में स्थानों के साथ वहां उचित वस्तुओं का भी वर्णन है, जैसे कलिंग और अंग जनपद हाथी के लिए प्रसिद्ध थे, काशी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, नेपाल कंबल के लिए, कंबोज घोड़े के लिए और मगध बाट बनाने वाले पत्थर के लिए प्रसिद्ध थे। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। विदेशी विवरण से पता चलता है स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन एवं अरिस्टोबुलस आदि के विवरण से चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलिकार्स ने सैंड्रोडोप्टस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक नामक उपनाम धारण किया था। कुछ राजदूत भी भारत आए और उन्होंने मौर्य प्रशासन के संदर्भ में लिखा है, जैसे मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फियस ने डायनोनेसियस को भेजा, उसने तत्कालीन भारत पर प्रकाश डाला। सीरिया के शासक अंटियालकिडस ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा, उसने बिंदुसार के शासन के संबंध में लिखा है। चीनी यात्रियों में जैसे फाहयान, हेनसांग एवं इत्सिंग की यात्रा विवरण से मौर्य युगीन सभ्यता, संस्कृति की जानकारी एवं चंद्रगुप्त विषय के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्व से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। पुरातत्व इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के लेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख राज्य आदेश के रूप में जारी किए गए हैं। वह पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया है। अशोक के अभिलेख 45 स्थानों पर पाए गए हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है तथा लिपि ब्राह्मी, लेकिन उत्तर पश्चिम के अभिलेखों में खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है तथा अफगानिस्तान में इसकी भाषा अरमाइक और यूनानी है। इन अभिलेखों से अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के अतिरिक्त शक, महाक्षत्रप, रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक उत्खननों से पटना में के निकट कुम्भहार तथा बुलंदी बाग से चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राज्य प्रसाद के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी, राजगिरी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों से समकालीन इतिहास के साक्ष्य मिले हैं। उत्खननों द्वारा प्राप्त उत्तरी चमकदार और काले मृद भांड का प्रयोग संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में किया जाता था। बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले शासन चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। ब्राह्मण साहित्य इन्हें शूद्र तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय कुल से उत्पन्न बताते हैं। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में इनके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल शब्द का आशय निम्न कुल से है। रोमिला थापर ने चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य जाति का माना। यूनानी स्रोत के अनुसार वह साधारण कुल में पैदा हुआ था। स्पूर्न महोदय मौर्यों को पारसीक मानते हैं। कार्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्क तथा जस्टिन भी मौर्यों को निम्न जाति का मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है।
मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। चंद्रगुप्त के विषय में जस्टिन का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर, नंदों का उन्मूलन कर, सेल्यूकस को पराजित कर, संधि के लिए विवश कर जिस साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। महावंश की टीका में उसे सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार पश्चिमी भारत में भी था। इसी में चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्य गुप्त का वर्णन है, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। महाराष्ट्र के थाने जिले में सोपारा में स्थित अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की सीमाओं से परे पश्चिमी भारत की अपनी विजय को कोंकण तक विस्तार दिया था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। दोनों के बीच संपन्न हुई संधि की शर्तें इस प्रकार थीं। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अर्कोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरीपेमिसाडाई के क्षेत्रों को दिया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। संभवतः इस संधि के परिणाम स्वरूप ही हिंदुकुश मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहानानूर और मुर्नानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अशोक के अपने दूसरे और 13वें शिलालेखों में अपने साम्राज्य की सीमाओं तथा चेलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों जैसे सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किया है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से पता चलता है कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ तथा स्मिथ का मानना है कि दक्षिण भारत को मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के समय में मिलाया गया। यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण की विजय का श्रेय देते हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, मैसूर या कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। भद्रबाहु, पुष्य सर्वक, कथाकोश तथा राजा बलि कथा से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्मी होने तथा श्रवणबेलगोला जाने की पुष्टि होती है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल योद्धा, सेनानायक तथा महान विजेता के साथ साथ एक योग्य शासक भी था। विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला वह भारत का प्रथम शासक था। उसने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे परवर्ती भारतीय शासकों ने भी अपनाया। इस शासन के मुख्य विशेषता सत्ता का अत्यधिक विकेंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, उचित न्याय व्यवस्था, नगर शासन, कृषि, शिल्प, उद्योग, संचार, व्यापार एवं वाणिज्य की वृद्धि के लिए राज्य द्वारा अनेक कारगर उपाय आदि थे। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य अर्थशास्त्र के निम्न उद्धरण से व्यक्त होता है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हित कर नहीं है, वरन हित कर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। चंद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य पर राजधानी पाटलिपुत्र से शासन किया, जिसे यूनानी और लैटिन लेखकों ने पालीबुत्रा और पालीम्बोथा नामों से उल्लेखित किया है। बात करेंगे बिंदुसार अगला शासक होता है 298 से 272 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना और इसने यूनानी लेखक अमित्रोचेडस कहते थे। स्ट्रैबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेड्स कहा है। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात नाम का अर्थ शत्रुओं का वध करने वाला बताया। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। बिंदुसार ने दक्षिण विजय की थी या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, पर इसने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अछोड़ रखा। दिव्यावधान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में ही 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक फिर सुसेम को भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकोस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम के राजदूत को भेजा। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। एथिनियस नाम के एक यूनानी लेख के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि बिंदुसार ने एंटियोकोस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, जिसमें से उसने प्रथम 2 स्वीकार कर ली थी, किंतु दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया था।
प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानोसियस नाम के एक राजदूत को भेजा था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की भांति ही शासन किया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर प्रत्येक प्रांत में कुमार या उपराजा नियुक्त किया। प्रशासनिक कार्यों के लिए महामात्रों की नियुक्तियां की। दिव्यावदान के अनुसार द अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसकी राजसभा में आजीवक परिव्राजक निवास करता था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार की 16 राज्यों को विजेता बताया। आर्यमंजू श्री मूलकल्प के अनुसार बिंदुसार के राज्य का संचालन चाणक्य करता था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया था। चाणक्य की मृत्यु के बाद राधागुप्त उसका उत्तराधिकारी बना। अशोक। अगला शासक अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध साक्ष्यों जैसे दिव्यावदान तथा सिंगली ग्रंथों से मिलती है। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। सिंगली परंपराओं के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से उत्पन्न हुए थे। इसके अभिलेख में उसकी एकमात्र पत्नी कारुवकी का उल्लेख मिलता है, जो तीवर की माता थी। सिंगली अनुश्रुति से ही यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। वैसे तो अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध साके कहा है। अभिलेखों में अशोक को देवनापियदसी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़गेड़ेन के अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। पुराणों में अशोक के अशोकवर्धन नाम का उल्लेख मिलता है। रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते हैं। दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमोली भी कहा गया है। भाब्रू लेख में अशोक अपने को मगध का राजा कहता है। बौद्ध ग्रंथों के विवरण के अनुसार अशोक को तक्षशिला एवं अवंती प्रांतों का शासक नियुक्त किया गया था। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में शासक अशोक ने कश्मीर एवं खोतान क्षेत्रों के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। कल्हड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः कलिंग पर नांदराज नाम का कोई राजा शासन करता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख में विस्तृत वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के निम्न कारण हो सकते हैं। अशोक ने अपनी साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीति के अंतर्गत स्वतंत्र कलिंग राज्य को जीता। प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर उस पर आक्रमण किया। समुद्र तट के नजदीक होने के कारण इसकी महत्ता विदेश व्यापार के लिए अधिक थी। तारानाथ के कथन अनुसार समुद्री लुटेरे के रूप में चर्चित नागा जाति के लोगों ने, जो कलिंग में निवास करते थे, अशोक की मणि मुक्ताओं को चुरा लिया था। इसे ही पुनः वापस लेने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने आक्रमण किया। अशोक के 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा की। कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया तथा राजकुल का राजकुमार वहां का उपराजा वायसराय नियुक्त कर दिया गया। कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए, उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोशली और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़। कलिंग की प्रजा तथा कलिंग की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इस संबंध में अशोक ने 2 आदेश जारी किए। ये 2 आदेश धौली और जौगढ़ नामक स्थानों पर सुरक्षित हैं। ये आदेश तोशली और समापा के महामात्रों तथा उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को दंड तथा यातना ना दी जाए, जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। सीमांत जातियों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं करना चाहिए। उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से सुख ही मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा। वे धर्म का पालन करें, यहाँ उन्हें सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग।
अशोक से प्राप्त अभिलेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटका, पश्चिम में कठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। असम में अशोककालीन साक्ष्यों के न मिलने से प्रकट होता है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य से बाहर था। पूर्व में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि उसके आज महास्थान अभिलेख से होती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यह महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति तक आया था। हीनसोंग को भी ताम्रलिप्ति, कर्ण समतट, पूर्वी बंगाल तथा पुंड्रुवर्धन में अशोक के स्तूप देखने को मिले हैं। उड़ीसा के गंजाम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, महाराष्ट्र तक अशोक का शासन था। दक्षिण में यर्रागुडी, कर्नूल जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी मैसूर के चित्तलदुर्ग इलाके के 3 स्थानों सिद्धपुर, मास्की तथा जंटिंग, रामेश्वर में अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। अशोक के शिलालेख में चोल, चेर, पांडे और केरल राज्यों को स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया गया है, जैसे यमन, कंबोज, नायक, नमापंक्ति, भोज, पित्तानिक, आंध्र तथा पुलिंद। 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है जो अपराध करते थे। यह 8वीं प्रदेश बुंदेलखंड से उड़ीसा तक फैला हुआ था। तिब्बती जनश्रुति के आधार पर अशोक ने नेपाल के ललितपत्तन नामक एक नगर बसाया। उसकी पुत्री चारुमती ने देवपत्तन नामक नगर बसाया। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुमन देवी एवं निगलवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। रुमनदेही अभिलेख से मौर्य काल के स्पष्ट कर नीति की जानकारी मिलती है। रुमनदेही अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बित यात्रा के अवसर पर उसने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष की निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया। इसके पहले अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। राजतरंगड़ी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हीनसोंग के अनुसार अशोक को उपगुप्त नाम के आहर्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। महावंश के अनुसार बाद में अशोक अजीवक संप्रदाय के मोगली पुत्र के संपर्क में आया। बराबर पहाड़ियों में अशोक अजीवकों के रहने हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ण, चोपर, सुदामा व विश्व झोपड़ी है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया पहुंचा। इसका विवरण भाब्रू लघु अभिलेख से मिलता है। अशोक की यह प्रथम यात्रा थी। इस क्रम के अंतर्गत अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु पहुंचा। चूँकि यह स्थान बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए अशोक ने इस स्थान को धार्मिक करों से मुक्त का भूमि कर के रूप में उपज का 8वां भाग लेना निश्चित किया। दिव्य वदान के अनुसार इस यात्रा में अशोक के साथ आहर्त उपगुप्त भी था। यात्रा के अंतिम चरण में अशोक कुशीनगर पहुंचा, जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक की यात्रा का क्रम इस प्रकार था: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, त्रवासी, बुद्ध गया एवं कुशीनगर। अशोक ने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद कनक मुनि बौद्ध स्तूप की लंबाई दुगनी करवाया। अशोक के धम्म की बात करें तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता के पालन की बात कही, उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के 2 एवं 7वें स्तंभ लेख में उन गुणों का वर्णन है जो धम्म का निर्माण करते हैं। वह इस प्रकार है: अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। आपसिनेवे बहुकथाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साध्वे च, अर्थात अति भोग से मुक्ति, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य एवं शौच ही धर्म है। अपशिनेवे मतलब पापहीनता, बहुकातने मतलब बहुकल्याण, दया है, दान है, सच है, सत्यवादिता है, सोचिए पवित्रता है, माधवे मृदुता है तथा साध्वे साधुता है। अशोक के धम्म शब्द का अभिप्राय माता पिता का शुश्रूषा, जीवों के प्रति अहिंसा तथा खर्च और बचत दोनों में मिताचर था। भब्रू विराट लघु शिलालेख में ही अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। इसी भब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिसंग में विश्वास प्रकट किया है। ये त्रिसंग या त्रिरत्न है: बुद्ध, धम्म एवं संघ, और इसके साथ ही बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध पुस्तक पढ़ने का निर्देश दिया गया है। भब्रू शिलालेख में ही बौद्ध पुस्तकों या बौद्ध धर्मोपदेशों का वर्णन मिलता है।
अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला उसका दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महापात्रों को दिया गया है। धर्म यात्रा। प्राचीन काल में विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस धर्म यात्रा का उद्देश्य ब्राह्मणों एवं श्रमणों का दर्शन करना, स्थावीरों का दर्शन करना एवं उन्हें दान में स्वर्ण प्रदान करना और साथ ही राज्य की प्रजा के साथ धार्मिक विषयों पर बातचीत करना एवं उनके धर्म से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होता था। धर्मानुशासन। धर्मानुशासन। अशोक अपने तीसरे शिलालेख में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त राजकों, प्रादेशिकों एवं युक्तों से यह आज्ञा देती हैं कि वो प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें एवं जनता को धर्म उपदेश दें। यह आदेश अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में जारी किया था। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। धर्म महापात्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म की स्थापना, धर्म के विकास एवं धर्म की देखरेख के लिए धर्म महापात्र की नियुक्ति की। निजती। अशोक द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत के अंतर्गत आत्मोत्कर्ष के लिए मनुष्य को आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण एवं मनन करना पड़ता था। धर्म श्रवण। 7वें स्तंभ लेख में उल्लिखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रवण कहलाता था। अनुसंधान। राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक राजुक तथा युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म के प्रचार के लिए यात्रा पर भेजने को अशोक के शिलालेख में अनुसंधान कहा गया है। अभिलेख। अभिलेख की बात करें तो अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें उसके अभिलेखों से मिलती है। अपने अभिलेखों के माध्यम से आम जनों तक अपनी नीतियों को पहुंचाने वाला भारत का पहला वास्तविक शासक सम्राट अशोक था। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस द्वारा दारा प्रथम से मिली थी। अशोक के अभिलेखों को खोजने का प्रयास सर्वप्रथम 1750 में एक पादरी टिफनेथेलर ने किया। अब तक अशोक के करीब 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने प्राप्त किया था। तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ अभिलेख क्रमशः मेरठ उत्तर प्रदेश में एवं टोपरा जो कि अम्बाला हरियाणा से प्राप्त किया था। इन दोनों स्तंभ लेखों को उसने अपने साथ दिल्ली लाया और फिरोजाबाद के कुछ के शिकार के सामने मेरठ से प्राप्त स्तंभलेख को तथा वहीं की जामा मस्जिद के सामने टोपरा से प्राप्त स्तंभलेख को गड़वा दिया। इसलिए इसे दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा का स्तंभलेख कहा जाता है। इन सभी अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है: ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमेइक। अरमेइक एवं ग्रीक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से एवं शेष साम्राज्य से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। ग्रीक भाषा एवं लिपि का अभिलेख कंधार से प्राप्त हुआ है। 2 भाषाओं द्विभाषी का शिलालेख गिर्क अरमेइक सारे कुना कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के लगमेन से पुलराउत अरमेइक भाषा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से खरोष्टी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख इनकी संख्या 14 है जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। 1750 ईस्वी में टिफनेथेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने लेखों के देवनम प्रिया की पहचान सिंघल श्रीलंका के राजा तिस से कर डाली, जबकि सिंघली अनुश्रुतियाँ दीपवंश या महावंश यह उपाधि अशोक के लिए है। धौली एवं जोगढ़ के लेखों को पृथक कलिंग प्रज्ञापन भी कहते हैं। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक के शासन नीति के विषय में बताया गया है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुक्मिणदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। रुक्मिणदेही अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, घर नीति की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख। लघु शिलालेख की बात करें तो लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्तंभलेख। स्तंभलेख पिलर इरेक्ट्स, इनकी कुल संख्या 7 है। 6 अलग अलग स्थानों से ये लेख मिले हैं। प्रयाग स्तंभलेख। पहले कौशाम्बी में स्थित इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। अशोक द्वारा उत्कीर्ण इस स्तंभलेख में कौशाम्बी के महामात्रों के नाम से आदेश है। इसमें यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भिक्षु या भिक्षुड़ी संघ को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा।
इसी स्तंभ पर अशोक का दूसरा अभिलेख भी उत्कीर्ण है, जिसमें अशोक की द्वितीय पत्नी रानी कारुवकी द्वारा बौद्ध संघ को प्रदत्त दान का उल्लेख है। इस कारण इसे रानी अभिलेख कहा जाता है। इसी स्तंभ लेख में अशोक का एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख है, जो रानी कारुवकी से पैदा हुआ था। इसी स्तंभ पर परवर्ती काल में अन्य अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। पहला अभिलेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है, जिसकी रचना कवि हर्षेल ने किया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। इसी स्तंभ पर दूसरा अभिलेख जहांगीर द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। दिल्ली टोपरा लेख की बात करें तो यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। दिल्ली मेरठ लेख पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। इसकी खोज 1750 ईस्वी में टिफैन थेलर द्वारा की गई। रामपुरवा लेख यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। लौरिया अर्राज लेख चंपारण बिहार। इस स्तंभ का शीर्ष कमलाकर है, जिसके ऊपर उत्तर की ओर मुख किए हुए सिंह की मूर्ति उत्कीर्ण है और शीर्ष के नीचे उपकंठ पर राजहंसों की पक्षियों को मोती चुगते दिखाया गया है। लौरिया नंदगढ़ अभिलेख चंपारण, जो कि बिहार में है। लघु स्तंभ लेख की बात करें, इन सभी लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है। सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। अशोक के लघु स्तंभ लेख कुछ थे: सारनाथ, सांची, कौशाम्बी में रुमनदेवी, निगलीवा, रानी का स्तंभ लेख, ये सब लघु स्तंभ लेख थे। अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित विषय। पृथ्वी कलिंग शिलालेख में अशोक ने प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव प्रकट किया है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, जबकि तृतीय शिलालेख में उसने अपने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियम का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही इस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय एवं बचत को धर्म का अंग माना है। चतुर्थ शिलालेख में धर्म से संबंधित शेष नियमों का उल्लेख किया गया है। 5वें शिलालेख में धर्म मात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठे शिलालेख में आम नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इस शिलालेख में उसने घोषणा की कि हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर हो, अंतःपुर अथवा उद्यान हो, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों से सूचित करें। 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। इस शिलालेख में अशोक जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित समारोह की निंदा करता है, उस पर रोक लगाता है। इसके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता है। 10वें शिलालेख के माध्यम से अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में ही सोचे। इससे क्षति और गौरव की निंदा की गई तथा धम्म निधि की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। 12वें शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। इसमें कर्म महामात्रों के साथ सह अध्यक्षों और ब्रज भूमिका नामक अधिकारियों का भी उल्लेख है। इसमें निम्नलिखित शासकों की चर्चा है: यूनान का शासक एंटियोकस और उसके 4 पड़ोसी शासक टालमी, एंटिगोनस, मगस और अलेक्जेंडर, और दक्षिण में चोल, पांड्य और श्रीलंका। इसके अतिरिक्त यूनानियों, कंबोजियों, मयांक, पितनिक, अंध्रवासियों, परिंडावासियों आदि की चर्चा है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। महास्थान अभिलेख यह अभिलेख बंगाल के बोहरा जिले में स्थित है। इसमें काकड़ी सिक्के का उल्लेख है। इस अभिलेख से अड़त काल में अत्र वितरण हेतु एवं राजकीय अन्नागार का पता चलता है। सोहगौरा अभिलेख यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सोहगौरा नामक स्थान से मिलता है। यही एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र के रूप में लिखा गया है। से सभी पाषाण पर उत्कीर्ण है। इसमें एक अन्नागार के चित्र भी अंकित है। सुवर्णगिरी लघु शिलालेख, इसमें रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा है। कंधार द्विभाषी शिलालेख, इसमें सूचना मिलती है कि मछुआरे और अखेटक शिकार खेलना छोड़ चुके थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी शांति नीति बहेलिए एवं मछुआरे पर भी लागू हुई। सभी मनुष्य मेरी संतान प्रजा है को बोला, मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी। यह प्रथम पृथक लिखा लेख में मिला है, कलिंग लेख में।
जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल ध्याय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी इसीलिए राजकों की नियुक्ति की है। ये प्रथम पृथक शिलालेख में मिलता है, कलिंग लेख में। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण एवं मन की पवित्रता होनी चाहिए, 7वें शिलालेख में मिलता है। मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। इसमें सत्ता का केंद्रीकरण अवश्य हुआ था, पर राजा अपने अधिकारों के प्रति जरा से भी बर्बर नहीं होता था। मौर्य काल में गणराज्यों का हास्य होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही थी। राजा के पास समस्त अधिकार एवं शक्तियाँ होती थीं। मुख्यतः उसके पास सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी मामलों का पूरा अधिकार होता था। राजा साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करता था। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे उपाध्यक्ष परीक्षण कहा जाता था। राज्य की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु सशस्त्र अंगरक्षिकाएं होती थीं। राजा महल से बाहर युद्ध यात्रा, यज्ञ अनुष्ठान, न्याय वितरण एवं आखेट के समय निकलता था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या कौटिल्य ने की। अर्थशास्त्र में 8वें अंग के रूप में शत्रु को भी जोड़ा गया है। कौटिल्य के अनुसार इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा है। कौटिल्य मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताता है। अर्थशास्त्र में पहली बार चक्रवर्ती शब्द का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था होती थी, जिसमें 12, 16 या 20 सदस्य हुआ करते थे। इन सदस्यों को वेतन के रूप में करीब 12,000 पर वार्षिक मिलता था। इस परिषद की अधिकांश बैठक गुप्त रूप से संपन्न होती थी। संभवतः कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिया जाता था। परिषद का राजा पर पूर्ण नियंत्रण था। मंत्री परिषद के विषय में डायोडोरस, स्ट्रैबो एवं एरियन के विवरणों से जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इन्हें महामात्र भी कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 होती थी। पुरोहित, मंत्री, सेनापति, युवराज, द्वारपाल अथवा दौवरिक, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, अंतपुरा रक्षाधिकारी अथ अंतर्वेदिक या प्रशस्त्र अथवा कारागार अधिकारी, सन्निघाता अथवा राजकोष का अध्यक्ष, समाहर्ता अथवा आय का संग्रहकर्ता, प्रदेष्टा व कमिश्नर, व्यवहारिक अथवा प्रधान न्यायाधीश, पौर अथवा नगर कोतवाल, मंत्रिमंडल अध्यक्ष, कर्मांतिक या खनन एवं कारखाने का अध्यक्ष और नायक या नगर का अध्यक्ष। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ एवं महामात्र मंत्री एवं पुरोहित होते थे। पुरोहित, महामंत्री एवं सेनापति को करीब 48,000 पर वार्षिक वेतन के रूप में मिलता था। समाहर्ता। समाहर्ता या राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना होता था। वेतन के रूप में 24,000 पर वार्षिक मिलता था। सन्निधाता या कोषाध्यक्ष या राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। वेतन के रूप में 24,000 पर वार्षिक प्राप्त होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कर्मांतिक साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रमुख होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी या पुलिस का प्रधान होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल देश के अंदर के दुर्गों का रक्षक होता था। प्रशासता राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध कराने वाला एवं राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। अंतर्वर्षिक राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। आटविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। संभवतः इन उच्च अधिकारियों को 12,000 पर वेतन के रूप में मिलता था। अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का विवरण मिलता है, जो विभिन्न विभागों में अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों के नीचे काम करते थे। संभवतः यूनानी लेखकों ने इन्हें मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी थी। इन्हें संभवतः 1,000 पर वेतन के रूप में मिलता था। इन अध्यक्षों में प्रमुख थे कोषाध्यक्ष, पर्याध्यक्ष जो वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, शुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, शीताध्यक्ष, खन्याध्यक्ष, लौह अध्यक्ष, भाराध्यक्ष, कुपाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, मानाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, नवाध्यक्ष, गौड़ाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, पदाध्यक्ष, आयुधगार अध्यक्ष, विविधा अध्यक्ष और अंतःपुराध्यक्ष। उल्लेखनीय है कि विभागीय अध्यक्ष भी आमात्यों से ही नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रथम श्रेणी के आमात्य मंत्रिण के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के आमात्य मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा तृतीय श्रेणी के आमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे और इनके वेतन क्रमशः 48,000 पर, 24,000 पर और 10,000 पर होता और 1,000 पर होता था। प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में इस समय प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रचलित थे।
अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक प्रांतों में बांट रखा था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। इनको चक्र भी कहा जाता था। मौर्यकालीन प्रांत थे उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची पूर्वी प्रदेश। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र प्रांत की राजधानी उज्जैनी, कलिंग प्रांत की राजधानी तोशली, दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राची या पूर्वी प्रदेश प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का प्रशासन राज परिवार के ही किसी व्यक्ति द्वारा होता था, जिन्हें अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। ये कुमार या आर्यपुत्र मुख्य प्रांतों के शासन व्यवस्था का प्रबंध करते थे। अशोक के समय में तक्षशिला, तोसली, धौली, सुवर्णगिरी और उज्जैन इसी प्रकार के प्रांतीय शासन केंद्र थे। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे, जिनकी तुलना आधुनिक कमिश्नरियों से कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रदेष्टा नामक अधिकारी मंडल का प्रधान होता था, जिसे अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक कहा गया है। जिले का प्रशासन स्थानिक के हाथों में रहता था, जो समाहर्ता के नीचे काम करता था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। प्रदेष्टा का कार्य स्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारियों की कार्यों की जांच करना था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। ये मंडल 6 समितियों में विभाजित थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति, छठी समिति, ऐसी समितियाँ थीं। मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड निम्नलिखित रूप से था: साम्राज्य, प्रांत, आहार या विषय, स्थानिक 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख जो 400 ग्रामों का समूह था, खरवटिक 200 ग्रामों का समूह था और संग्रहण 100 ग्रामों का समूह था। साम्राज्य को मान्यता प्राप्त थी, किंतु अंतपाल द्वारा उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण था। सैन्य प्रबंध: चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, जस्टिन के अनुसार 6 लाख पैदल सैनिक है, 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार इस विशाल सेना के रखरखाव हेतु 6 समितियों का गठन किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जो इस प्रकार है: प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति, छठी समिति। प्रथम समिति के कार्य क्या था? जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति में यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति में पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ समिति में अश्वारोही की सेना की देखरेख। पंचम समिति में गज सेना की देखरेख। छठी समिति में रथ सेना की देखरेख। प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक से संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, जिसे करीब 48,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था, इसे 12,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास 9 सेना होने का भी प्रमाण मिलता है। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी व अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। जस्टिन चंद्रगुप्त सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था। न्यायालय मुख्यतः 2 भागों में विभाजित था: धर्मस्थीज न्यायालय एवं कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीज न्यायालयों में न्याय धर्मशास्त्र में दक्ष 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक एवं 3 आमत्य मिलकर करते थे। इनका रूप एक तरह से दीवानी अदालतों जैसा था। कंटक शोधन न्यायालयों में 3 प्रतिष्ठी एवं 3 आमत्य मिलकर न्याय करते थे। इनके न्याय का विषय राज्य एवं व्यक्ति के बीच का विवाद होता था। इनका रूप एक तरह से फौजदारी अदालतों जैसा था। चोरी, डाके व लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा जाता था, धर्मस्थी न्यायालय में पेश किए जाते थे। कुवचन, मारहानि, मारपीट संबंधी मामले भी धर्मस्थी न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक पौरुष या दंड पौरुष कहा जाता है। व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश कहा जाता था तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। सामान्य अपराधों के लिए कौटिल्य ने 3 तरह के अर्थदंडों का उल्लेख किया है: पूर्व साहस दंड, जिसमें 48 पर से 96 पर तक, मध्यम साहस दंड, जिसमें 200 पर से 500 पर तक, उत्तम साहस दंड 500 पर से 1000 पर तक। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय था, जहां पर ग्रामीणी एवं ग्राम वृद्धि निर्णय करते थे।
संग्रहण एवं द्रोण मुख्य स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय होती थी। द्रोणा मुख्य न्यायालय के अधीन 400 ग्राम होती थी। गुप्तचर विभाग की बात करें तो यह विभाग महामात्य पशर्प नामक आमात्य के अधीन कार्य करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। मौर्य शासन में 2 तरह के गुप्तचर कार्य करते थे, संस्था एवं संचार। संस्था गुप्तचर एक ही स्थान पर रुककर कार्य करते थे और संचार गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। पुरुष गुप्तचर को शांति, तृष्णा एवं शरद तथा स्त्री गुप्तचर को वृषली, भिक्षुकी एवं परिव्रजक कहते थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्र में रक्षिन अर्थात पुलिस का उल्लेख किया गया है। एरियन ने रक्षिन को ओवरशियर तथा स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है। स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थानिक एवं प्रतिष्ठा अपने क्षेत्र में पुलिस का प्रबंध करते थे। अशोक के शिलालेखों में कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे राजुक। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। इसके अतिरिक्त इनके पास जमीन की पैमाइश एवं उसकी सीमाओं को निश्चित करने का भी अधिकार था। यह अधिकारी अशोक द्वारा नियुक्त किया गया। प्रादेशिक यह आधुनिक जिलाधिकारी की तरह का अधिकारी होता था। महामात्र नगर प्रशासन का उच्च अधिकारी। धर्म महामात्र अशोक ने धर्म प्रचार एवं उदंड क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए इस पद का सृजन किया था। युक्तक यह राजस्व अधिकारियों का सहायक होता था। प्रतिवेदक मीन्स रिपोर्टर, यह राजा को हर तरह की सूचना देता था। आर्थिक स्थिति, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति में आए तो मौर्य काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन आदि विद्वानों ने मौर्य काल के समस्त भूमि को राजा की भूमि बताया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि का जिक्र किया है। कृष्ट भूमि जुती हुई, अकृष्ट भूमि बिना जुती हुई तथा स्थल भूमि ऊंची। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष, अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि कौटिल्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में दुर्भिक्ष पड़ते थे। शुभ गौरव तथा महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा कोबठगार से अनाज वितरण का विवरण मिलता है। मौर्य काल में अदेव मात्रिक भूमि उसको कहते थे जिसमें बिना वर्षा ही अच्छी खेती होती थी। सीता भूमि उस भूमि को कहते थे जो सरकारी भूमि होती थी। इसकी देखरेख सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी करता था और इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कौटिल्य ने सीता कहा है। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम व बेगर किए जाने को विष्ट कहा गया है। बलि एक प्रकार धार्मिक कर था, जबकि भाग भूमि कर्मी राजा के हिस्से को कहा जाता था। क्षेत्रक भूमि स्वामी को और उपवास काश्तकार को कहा जाता था। वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर नकद रूप में लिया जाता था उसे हृदय कहा गया। कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। मौर्य काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग या 1/4 भाग लिया जाता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। भूमि कर 2 प्रकार का होता था, सेतु कर, वन कर। राज्य की आय के लिए विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। भाग, प्रवेश्य, निष्काम्य, प्रणय, बलि, हृदय और परिहारिक। मौर्य प्रशासन में सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई के समुचित प्रबंध को सूतबंध कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में किए गए उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर सौराष्ट्र प्रांत पुष्यगुप्त ने उज्जैन पर्वत पर एक सीतों का निर्माण करवाकर सुदर्शन झील का सिंचाई के लिए निर्माण करवाया। इस काल में सिंचाई कर उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। मौर्य काल में आय के कुछ अन्य साधन थे, सेतु कर, वन कर, पशु कर, सीमा शुल्क, धर्म स्थल कर आदि। मौर्य काल में 2 प्रकार के वन पाए जाते थे, हस्तिवन और द्रव्यवन। हस्तिवन में हाथी पाए जाते थे, जबकि द्रव्यवन में लकड़ी, लोहा एवं तांबा पाया जाता था। मौर्य वंश में शासक कई थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और अशोक के कुछ उत्तराधिकारी हुए, दशरथ, संप्रति, शलीशुक, फिर देववर्मन, सत्यधनुष, फिर बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम भी उद्धृत हैं, जैसे कर्षा अर्पण या पड़ या धारण चांदी एवं तांबे दोनों का बना होता था, या सुवर्ण सोने से बना होता था। मासक तांबे का सिक्का होता था और काकड़ी यह भी तांबे से बना होता था। उपर्युक्त मुद्राओं को जारी करने का अधिकार लक्षण अध्यक्ष एवं सौवर्णिक को होता था। स्वतंत्र रूप से सिक्का ढालने वाले को राज्य को 13 1/2% ब्याज रूपिका एवं परीक्षण के रूप में देना पड़ता था।
मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। सिक्के सोना, चांदी एवं तांबे की होती थी। मयूर, पर्वत एवं अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में शिल्पियों को चौथा स्थान दिया है। कुछ शिल्पी जैसे कवच निर्माता एवं जलपोत निर्माता को राज्य सीधे अपनी सेवा में लेकर उसकी आय को करमुक्त कर देता था, पर कुछ शिल्पी जैसे राजकीय कर्मशाला, कताई बुनाईशाला एवं राजकीय खानों में काम करने वाले लोगों की आय पर कर लगता था। समस्त निर्मित वस्तुओं को पर्ल अध्यक्ष की कड़ी निगरानी में बाजारों में बेचा जाता था। इन वस्तुओं को पर्ल वस्तु भी कहा जाता था। व्यापार श्रेणी में संगठित होते थे और इनका मुखिया श्रेष्ठिन कहलाता था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। पर्ल वस्तु पर उसके मूल्य का 5वां भाग चुंगी के रूप में तथा इस चुंगी का 5वां व्यापार कर के रूप में लिया जाता था। देशज वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर भी लिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। मौर्य काल में बैंकिंग सुविधा न होने पर भी रुपया उधार देने की प्रणाली प्रचलन में थी। संभवतः दिए गए उधार पर 15% प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में लिया जाता था, पर लंबी समुद्री यात्राओं के लिए ऋण लेने पर करीब 60% तक ब्याज देना पड़ता था। सूती वस्त्र उद्योग मौर्य काल का प्रमुख उद्योग था। इस समय सूती वस्त्र के लिए काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग तथा मालवा प्रसिद्ध थे। बंग मलमल के लिए, काशी एवं पुंड्र रेशम के लिए विख्यात थे। रेशम का आयात चीन से होता था। अन्य सूती वस्त्रों में दोकुल, श्वेत एवं चिकना वस्त्र, छोम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नाम के मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों की देखभाल के साथ प्रत्येक 10 स्टेडिया पर एक स्तंभ स्थापित करवाता था। आंतरिक व्यापार नदियों के मार्ग में से भी होता था। छोटी नदियों में क्षुद्रका नाव एवं बड़ी नदियों में महानाव चलती थी। साथ ही प्लव, डोंगी के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं। कौटिल्य ने स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण माना है। आंतरिक व्यापार के मुख्य केंद्र के रूप में तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, सुमात्रा, जावा, मिस्र, सीरिया तथा बोर्नियो द्वीप समूह प्रसिद्ध थे। दक्षिण में ताम्रपर्ली, पांड एवं केरल मुक्ता, मणि, हीरे, सोना एवं शंख के लिए प्रसिद्ध थे। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान गोदावरी तक अधिक लाभदायक बताया है, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं उसी मार्ग से आती थीं। प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में उत्तर पश्चिम को पाटलिपुत्र से मिलने वाला मार्ग 1500 कोस लंबा था, जो ताम्रलिप्ति तक जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण भाग हेमवत पथ था, जो हिमालय की तरफ जाता था। दक्षिण की ओर के लिए एक मार्ग श्रावस्ती से गोदावरी के तटवर्ती नगर प्रतिष्ठान तक जाता था। पश्चिमी तट पर एक समुद्री मार्ग भड़ौच एवं कठियावाड़ होते हुए लंका तक जाता था। इस समय पश्चिम तट पर स्थित सोपरा बंदरगाह महत्वपूर्ण था। भारत और मिस्र के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टालमी ने लाल सागर पर बर्निस नाम के बंदरगाह की स्थापना की थी। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपिया, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होता था। अंतर्देशीय व्यापार शर्तवाहों के माध्यम से किया जाता था। भारत के साथ बैक्ट्रियाई व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए एंटियोकस प्रथम ने सेल्यूकस के साथ अपने संयुक्त शासन के समय एटिक मानक के स्थान पर भारतीय मानक सिक्के प्रसारित किए। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया है, जो काफ़ी सुंदर होती थी। और स्ट्रैबो ने लिखा है कि मौर्य काल में जलयान निर्माण पर राज्य का एक अधिकार था। मौर्य युगीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ध्यान है कि उत्तरी काले पालिस के मृद भांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव महात्मा बुद्ध के काल में हुआ था, वह मौर्य युग में अपनी चरम सीमा पर थी। शयन पंथ कौटिल्य के अनुसार यह समुद्री मार्गों के नाम थे। सामाजिक स्थिति, अगर हम मौर्य वंश में सामाजिक स्थिति की बात करें तो मौर्यकालीन समाज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका एवं अशोक के अभिलेखों से मिलती है। कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए इसकी रक्षा को राजा के कर्तव्य से जोड़ा। इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के व्यवसायों को अलग अलग निर्धारित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में शूद्रों को मलेच्छों से भिन्न दर्जा देते हुए
हुए आर्य कहा गया है। इन्हें दास बनाए जाने पर प्रतिबंध था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया है। कौटिल्य के इस ग्रंथ में सभी चारों वर्ण के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख मिलता है और मौर्य काल में शिक्षक, यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित एवं वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय नामक भूमि दान में मिलती थी। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कुछ वर्ण संकर जातियों जैसे अम्बस्ट, निषाद, रथकार, पारसव, छत्ता, वैदेहक, मगध, शूत, पुलकस, वेड़, चंडाल, स्वपक आदि का उल्लेख किया है। इनमें चंडाल जाति को छोड़कर शेष सभी वर्ण संकर जातियां शूद्र जातियों में आती थीं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजन किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या किसानों की थी। मेगस्थनीज ने पेशे के आधार पर समाज का विभाजन किया है और चारों वर्णों का व्यवसाय निर्धारित किया है। मेगस्थनीज ने शूद्र को शिल्प कला एवं सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है तथा उन्हें मलेच्छों से भिन्न माना गया है। अर्थशास्त्र को स्पष्टतः कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वार्ता को शूद्रों का धर्म बताया गया है। शूद्र किसान का भी उल्लेख मिलता है। शूद्रों को सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार था। अर्थशास्त्र में सभी चारों वर्गों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। अर्थशास्त्र वर्णों में से किसी भी वर्ण के अल्पसंख्यक व्यक्ति को बेचना या गिरवी रखना वर्जित किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि म्लेच्छ अपने बच्चों को बेच सकते थे, लेकिन किसी आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता। मेगस्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाना मौर्यकाल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी। समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी। कौटिल्य ने स्त्री दास के रूप में धृत, उपचारिका और परिचारिका का उल्लेख किया है। बंध की स्त्री दासों की एक श्रेणी थी। इसी प्रकार की स्त्रियां लोगों को मनोरंजन कर अपने मालिक के लिए धन अर्जित करती थीं और आजीवन दासों, स्थायी दास पर अपने मालिक का पूर्ण नियंत्रण था, परंतु अहित को अस्थायी दास को कुछ सुविधाएं प्राप्त थीं। मेगस्थनीज के अनुसार कोई भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता और ना ही अपना पेशा बदल सकता था। ब्राह्मण और दार्शनिक अपवाद थे, उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। मनु संहिता में भी ब्राह्मणों को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और श्रमण। मेगस्थनीज के अनुसार दार्शनिक कर से मुक्त होते थे। मेगस्थनीज का कहना था कि गलत भविष्यवाणी करने पर दार्शनिकों को जीवन भर मौन रहना पड़ता था। मौर्य युग में अनेक जातियों का विकास हो चुका था जिनका आधार विशेष शिल्प या पेशा था। उदाहरण के लिए तंतुवय जुलाहा, रज्जुकर धोबी, सुवर्णकार सोनार, चर्मकार चमार, करमार लोहार, कुट्टक बढ़ई आदि इसी प्रकार की जातियां थीं और इन सब का समावेश शूद्र वर्ण में कर लिया गया और आर्य जनता का अंग मान लिया गया। स्मृति काल की तुलना में मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं उन्हें अर्थशास्त्र में अनिष्कासनी कहा गया है। इस समय सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ यूनानी लेखकों की यह मान्यता है कि उत्तर पश्चिम में मृत सैनिकों के साथ उनकी स्त्रियों के सती होने की परंपरा थी। मौर्य काल में ऐसी स्त्रियां गणिका या वेश्या कहलाती थीं, जो वैवाहिक सूत्र में ना बंधकर स्वतंत्र जीवन यापन करती थीं। ऐसी स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थीं, जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाती थीं। स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। कौटिल्य ने स्त्रियों को विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति दी है। तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है और मेगस्थनीज के अनुसार भारत में बहुपत्नीत्व की प्रथा प्रचलित थी और मौर्य काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। दहेज देकर विवाह की प्रथा उस काल में बहुत लोकप्रिय थी। निर्याकस के अनुसार भारतीय लोग बिना दहेज के विवाह नहीं करते थे और कौटिल्य ने 4 प्रकार के विवाह को धर्मीय बताया है: ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह और दैव विवाह। विवाह के लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक थी। समाज में ऐसी विधवाएं भी थीं जो पुनर्विवाह न करके स्वतंत्र रूप से जीवन बिताया करती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्री को छंदवासिनी मतलब स्वतंत्र रूप से रहने वाली कहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में परिवर्जिकाओं मतलब सन्यासिनी का भी उल्लेख किया है। इन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था।
कौटिल्य ने इनके लिए कृत्साकार शब्द का प्रयोग किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की उम्र 12 वर्ष एवं पुरुष की उम्र 16 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका भी नियुक्त की जाती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी स्त्री के लिए अशूर्या, पश्या, अवरोधन तथा अंतःपुर शब्दों का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। उदरदास, दंडप्रणीत, दयागत, लब्ध, कृत, गृहजात, आत्मविक्रय, अहितक और ध्वजाधृत। कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्मों को त्रयी धर्म कहा है। मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु पुराने वैदिक धर्म से भिन्न था। इस युग में मूर्ति पूजा के स्थान हो गया था और मूर्तियां मंदिरों में स्थापित होने लगी थीं। जिन देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया जाता था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उनका नाम दिया है, और जो इस प्रकार हैं: अपराजित, अप्रतिहत, जयंत, वैजयंत, शिव, वैश्रवण, अश्विन, सिरि और मदिरा। ब्रह्म, इंद्र, यम और स्कंद सेनापति की मूर्तियां बनवाकर नगर के चारों द्वार पर स्थापित किए जाते थे। अर्थशास्त्र में वरुण, नागराज और शंकरश्वर देवताओं का भी उल्लेख है। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवताकारों कहा जाता था। शिक्षा तथा साहित्य। शिक्षा तथा साहित्य में तक्षशिला शिक्षा और साहित्य का प्रधान केंद्र था। कौशल का राजा प्रसेनजीत और मगध का शासक चंद्रगुप्त वहीं शिक्षा पाए थे। इस काल में महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी पर कात्यायनी की वर्तिका, सुबंधु का वासवदत्ता आदि थे। मौर्य युगीन कला। अगर हम मौर्य युगीन कला की बात करें मौर्य वंश में, तो मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से आरंभ होता है। इस युग में कला के 2 रूप मिलते हैं: राजकीय कला, जो मौर्य प्रासाद और अशोक के स्तंभों में पाई जाती है, और लोक कला, जो परखम के यक्ष, दीदारगंज के चामार ग्रहणी एवं बेस नगर की यक्षिणी में देखने को मिलता है। राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त का प्रासाद है, जो स्ट्रैबो एवं मेगास्थनीज के अनुसार गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था। इसका विशद वर्णन एरियन ने किया है। उसके अनुसार ना तो सुशा और ना इक्वेतना के महल इसकी बराबरी कर सकते हैं। फहान ने तो यहाँ तक कहा कि यह निश्चित रूप से दैत्यों द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि मनुष्य इतना अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। और मौर्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्मक स्तंभ हैं, जो उसने धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में निर्मित कराए थे, और इनकी संख्या लगभग 20 है, और ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। स्तंभ के मुख्य भाग हैं यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल जो घंटे की आकृति है, तीसरा फलक, और चौथा स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति। स्तंभों की यष्टि पर चमकदार पॉलिश है और यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति है। फलक पर विभिन्न पशुओं की आकृतियां, जैसे बासाड़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकिशा के ऊपर हाथी और रामपुरवा पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का स्तंभ शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं, और ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। सिंहों के मस्तक पर महाचर्म चक्र स्थापित था, जिसकी मूलतः 32 तीलियां थी। यह शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसी पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल और सिंह आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इनमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का, बैल उनके जन्म का, और अश्व गृह त्याग का तथा सिंह सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। अशोक ने स्तूप निर्माण परंपरा को प्रोत्साहन दिया, और बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। सांची तथा भरहुत के स्तूपों का निर्माण मूल रूप से में अशोक ने ही कराया। सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक ने ही कराया था। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने थे। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली चट्टानों को काटकर कंदराओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। गया के निकट बराबर
बराबर की गुफाओं में निर्मित सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ की गुफा अजीवक भिक्षुओं को दान में दे दिया। और दशरथ के समय बनी गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा उल्लेखनीय है। बराबर पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण भी अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में हुआ था। नागार्जुनी समूह में गोपिका गुफा महत्वपूर्ण है, जिसे दशरथ ने अपने राज्याभिषेक वर्ष में बनवाया था। मौर्य काल में की लोक कला का ज्ञान उन महायक्षियों की मूर्तियों द्वारा होता है जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और पश्चिम सुरपारक तक पाई जाती है। इनकी महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं मथुरा जिले के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, जिसे मणिभद्र कहा गया है। और इस प्रकार पटना नगर में दीदारगंज से प्राप्त चमार ग्रहणी यक्षी को प्रतिमा तथा वेशनगर से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। अगर हम मौर्य शासन के अंतिम समय की बात करें तो मौर्य शासन के अंत में कुछ विद्वान अशोक की असंघक तथा शांति प्रिय नीति को मौर्य वंश के शीघ्र पतन का कारण मानते हैं। महामहु उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया है, जबकि D.N. झा ने कमजोर उत्तराधिकारी तथा D.D. कौशाम्बी ने मौर्यकालीन संकटग्रस्त आर्थिक स्थिति को पतन के लिए जिम्मेदार माना है। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार केंद्रीकृत मौर्य प्रशासन के लिए योग्य शासकों का अशोक के बाद अभाव हो गया, जिससे मौर्य शासन का पतन अवश्य संभावी हुआ।